सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल हस्तांतरणी मत प्रणाली। राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों की गिनती कैसे होती है? आज इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप हैं मेरे चैनल गुरु एंड देव पर। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि इसी प्रकार के सामान्य ज्ञान के और वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते वक्त सांसद या विधायक किसी एक व्यक्ति को नहीं चुनता है, बल्कि अलग अलग व्यक्तियों को प्राथमिकता क्रम देते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम समझें कि ABCD 4 उम्मीदवार हैं तो उन्हें चारों को 1, 2, 3, 4 प्राथमिकता क्रम देना होगा। यानी पहला जो वोटर आएगा वो किसी मत पर ABCD में से जिसको भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर है, इस तरह से प्राथमिकता क्रम से उसको अंकित करेगा। एक उदाहरण द्वारा हम इसको विस्तृत वीडियो के अंत में समझेंगे। अब जब गणना प्रारंभ की जाती है तब यह देखा जाता है कि किस उम्मीदवार को अधिकतम प्राथमिकता का क्रम 1 मिला है। यानी ज़्यादातर जो वोटर्स उनकी प्राथमिकता का क्रम क्या 1 कौन सा था। अगर इस पहली काउंटिंग में वोट की वैल्यू आधे से 1 ज़्यादा अगर हो जाती है, किसी एक के पक्ष में हो जाती है, तो उस उम्मीदवार को विजय घोषित किया जाता है। लेकिन यदि किसी भी उम्मीदवार को आधे से 1 अधिक वोट वैल्यू प्राप्त नहीं होती है तो गणना फिर से प्रारंभ की जाती है। ये आधे से 1 अधिक की बात और वोट वैल्यू, इसके बारे में आई बटन में एक वीडियो दिया गया है, वहाँ पर आपको विस्तृत समझाया गया है कि वोट वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है। अब द्वितीय चरण की गणना प्रारंभ की जाती है। उस द्वितीय चरण में उस उम्मीदवार के वोट वैल्यू को गणना से बाहर कर दिया जाता है जिसको सारे उम्मीदवारों में सबसे कम वोट वैल्यू मिली है, तथा इन अलग किए गए वोट को फिर से देखा जाता है कि इन वोटर्स ने अपनी सेकंड चॉइस यानी द्वितीय प्राथमिकता किस उम्मीदवार को दी थी। उस द्वितीय क्रम की प्राथमिकता के आधार पर इनकी वोट वैल्यू को उन उम्मीदवारों में पुनः बांट दिया जाता है। यह तय करके इनकी वोट वैल्यू प्रथम चरण के उम्मीदवार में सेकंड चॉइस के आधार पर जोड़ दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि किसी एक उम्मीदवार को आधे से 1 अधिक वोट ना मिल जाए, तब विजय उम्मीदवार की घोषणा की जाती है। उपरोक्त सारी प्रक्रिया यानी गणना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली या एकल हस्तांतरणी प्रणाली कहलाती है। आइए हम देखते हैं मित्रों, एक उदाहरण से हम समझते हैं कि एकल संक्रमणी प्रणाली या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम्स क्या होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि हमारे पास माना कि टोटल वोटर्स जो हैं वो 24 है, 24 है। तो 24 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 12 और +1 करना है, यानी जो कोटा प्राप्त करना है वो 13 का है। साथ ही यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं आपको कि यहाँ पर ये मानकर मैंने इन मतों को लिया है कि प्रत्येक मत की वैल्यू 1 ही है। हमारे देश में जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है उसमें प्रत्येक सांसद की वोट वैल्यू अलग होती है, विधायक अलग अलग राज्यों के विधायकों की वोट वैल्यू अलग अलग होती है और उन वोट वैल्यू को जोड़कर ही आवश्यक कोटा जो प्राप्त करना होता है विजेता उम्मीदवार को, वो लगभग होता है 5,43,000 के करीब लगभग कोटा आता है। इसमें जो जेल में बंद है सांसद या विधायक, उनको मत देने की अनुमति नहीं होती है और अलग अलग कंडीशंस इनके लिए होती है। प्रत्येक वोटर्स को प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना होता है। इससे संबंधित प्रणाली के बारे में आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं कि यह प्रणाली किस प्रकार से। आज हम बात कर रहे हैं गणना से संबंधित, यानी मतों की गणना किस प्रकार से होती है। तो मैंने एक एग्जांपल से यहाँ पर ये 24 मत लिए हैं, 24 वोटर्स द्वारा वोट डाले गए हैं और उनके द्वारा अलग अलग उम्मीदवार को कोई प्राथमिकता क्रम यहाँ पर दिया गया है। उस प्राथमिकता क्रम के आधार पर ही हम इनकी गणना करेंगे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण की अलग अलग गणनाएं यदि आवश्यक हुई तो वो करेंगे। जब तक कि 13 मत किसी एक उम्मीदवार को प्राप्त नहीं हो जाते, ये गणना तब तक जारी रहती है। द्वितीय चरण में जाना पड़ सकता है, तृतीय चरण में जाना पड़ सकता है। तो ये जो सारे वोट्स हैं, इन वोट्स को हम काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग के आधार पर ही हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एकल हस्तांतरणीय जो प्रणाली है वो किस तरह से काम करती है। हमने यहाँ पर बात करी कि आवश्यक कोटा हो गया हमारे लिए 13। अब
हम देखते हैं कि ये जो वोटर्स द्वारा 4 उम्मीदवार यहाँ पर थे, ए बी सी डी, इनको प्राथमिकता क्रम दिया गया होगा। प्रत्येक वोटर्स को एक प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य है, चाहे वो सेकंड, थर्ड या फोर्थ प्राथमिकता क्रम दे या ना दे, लेकिन एक देना अनिवार्य होता है। तो हम बात कर रहे हैं काउंटिंग की, तो पहले चरण की काउंटिंग देख रहे हैं, फर्स्ट राउंड की काउंटिंग कर रहे हैं। तो ये जो वोट हमारे सामने आया है, इसमें डी को पहली प्राथमिकता दी है, तो ये डी के खाते में जाएगा इधर। इसमें सी के खाते में है, तो ये सी के यहां रख देते हैं। ये भी सी के लिए है, ये डी के लिए है, डी के लिए, ये भी डी के लिए, ए के लिए, ये डी के लिए, बी के लिए है, ये बी के लिए है, सी को एक दिया है, सी को एक दिया है, यहां भी सी को एक है, सी को एक है, सी को एक है, बी को एक है, और बी को एक है, और यहाँ डी को एक है, ए को एक है, बी को एक है, डी को एक नंबर, डी के खाते में जाएगा, ए को एक नंबर, ए को एक नंबर, और सी को एक नंबर। यानी ये पहली बार इनकी वोटों की छटनी हो गई है। वोट वैल्यू, अब चूंकि हमने एक वोट वैल्यू ही मानी है, तो यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये टोटल वोटर्स को, टोटल उम्मीदवार को किस प्रकार से वोट मिले हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, ए जो वोटर है हमारा, सॉरी ए जो उम्मीदवार है उसको कितने वोट मिले हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ए को 1, 2, 3 और 4, यानी 4 वोटर द्वारा ए को पहला प्राथमिकता क्रम दिया है। तो ए को फर्स्ट राउंड की कर रहे हैं हम, तो यहां पर हो गए 4 वोट, या 4 वोट वैल्यू भी कह सकते हैं हम। अब बी को देखते हैं, बी को 1, बी को 1, बी के 2 हो गए, बी के 3, बी के 4 और बी के 5, यानी बी को कितने वोट मिले हैं? 5 वोट। अब सी को देखते हैं, किन वोटर द्वारा सी को पहली प्राथमिकता दी गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, यानी सी को मिले हैं 8। अब डी की बात करते हैं, और यदि हम ऐसे भी देखें तो 4 ने 5, 9 और 8, 17, तो यहाँ 7 आना चाहिए, क्योंकि कोई वोट यहाँ पर रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो डी को 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये 7, इनकी टोटल हम निकालते हैं तो ये हो गए हमारे 24 वोट जो थे, वो 24 वोट्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब यदि हम देखते हैं कि क्या किसी उम्मीदवार द्वारा आवश्यक कोटा जो था हमारा, कितना था आवश्यक कोटा? 13 प्राप्त किया गया है क्या? तो देखो ए को 4 मिले हैं सिर्फ, बी को 5 मिले हैं, सी को 8 और डी को 7, यानी 13 तक कोई भी उम्मीदवार नहीं पहुंच पाया है। अब हमारी एकल संक्रमणी प्रणाली प्रारंभ होती है और हम जाते हैं सेकंड चरण की वोटिंग काउंटिंग में। तो सेकंड चरण की काउंटिंग में इन 4 उम्मीदवार में से सबसे कम वोट वैल्यू जिसको मिली हो उसको यहां से एलिमिनेट कर देंगे, यानी निकाल देंगे। तो ये ए जो है इसके चारों वोट को यहां से निकाल दिया जाएगा। तो ए के चारों वोट हम ले लेते हैं, ये 4 वोट ए के। अब हम देखेंगे कि इन वोटर्स द्वारा द्वितीय वरीयता क्रम किसे दिया गया है, सेकंड चॉइस इनकी क्या रही है उसको देखेंगे। अभी की स्थिति में देखें तो सी ने बढ़त बना रखी है, सी के पास क्या है? बढ़त बनी हुई है। अब देखते हैं सेकंड चरण में क्या होता है। तो सेकंड चरण में इन 4 वोट द्वारा, ये जो 4 वोट थे, इनकी सेकंड चॉइस क्या है? तो देखें बी को सेकंड चॉइस है, तो ये बी को हम 1 वोट कर देते हैं। ये किसको जाएगा? बी के खाते में। डी को सेकंड चॉइस दी इनने, तो ये डी के इसमें आ गया।
और यहाँ भी डी को सेकंड चॉइस है, तो यहाँ डी को 1 लिख चुके हैं हम, और ये एक और लिख देते हैं हम, और ये भी डी को है ये। तो ये हमारा द्वितीय चरण समाप्त हो गया है। और इसके बाद यदि हम टोटल की बात करें तो 5 + 1 यानी प्रथम चरण में हमारा 5 था, 1 मिला दिया तो ये हो गए हमारे 6 वोट। सी को द्वितीय चरण में कोई वोट नहीं मिला। डी को 7 + 3 यानी ये हो गए 10 वोट। तो 6 और 8 14 और 10 24, वही वोटों की काउंटिंग तो वहां ही चल रही है हमारी। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि अधिकतम जो आवश्यक कोटा था 13 अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि यहां 10 हुआ। और देखो डी ने बढ़त बना लिया, अब सी वहां का वहां है और डी आगे निकल गया है। अब ये जो 6 वोट हैं न्यूनतम अब यही है इन तीनों में, बी सी डी में सबसे कम वोट वैल्यू किसकी है, बी की। तो इन 6 को यहां से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और इनकी तृतीय वरीयता क्रम देखी जाएगी। यहां पर इनकी क्या देखी जाएगी, तृतीय वरीयता क्रम। और जिन 5 की, इसकी तो तृतीय, और इन 5 की सेकंड वरीयता को देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये तो वोट ट्रांसफर होके आया था, इसको हम बाद में काउंट करते हैं, पहले इनको देखते हैं जिनकी इनकी सेकंड चॉइस क्या है। सी को गया है 1 वोट, तो यहां हम सी को लिख देते हैं तृतीय चरण में। तो ये किसके खाते में गया, सी के खाते में। ये भी सी के खाते में, ये डी के खाते में जा रहा है 1 वोट, तो यह डी में 1 लिख देते हैं हम। ये सी के खाते में गया, ये सी के खाते में, और ये भी सी के खाते में है। और इस वोट की हम तृतीय वरीयता देखेंगे, क्योंकि पहली द्वितीय वरीयता यहां चेक कर चुके हैं, तो तृतीय वरीयता सी के लिए है, तो सी के लिए यहां हो गया 1। अब देखें हमारी क्या पोजीशन बनती है। यहां पर 8 थे, 1 2 3 4, ये हो गए 12, और 10 और 2 12। माफी चाहूंगा, यहां पर ये जो तृतीय वरीयता क्रम है ये सी को था, तो ये वोट जाएगा सी के खाते में, यानी यहां नहीं गया है ये, और ये यहां गया है। तो यहां हो जाएंगे आपके 13, और यहां रह जाएंगे आपके 10 और 1 11, क्योंकि इसकी तृतीय वरीयता सी के लिए थी। तो ये सी का जो अकाउंट था ये यहां पर था, और डी का अकाउंट यहां पर था। हमने त्रुटिवश इसको डी के अकाउंट में रख दिया था। तो इस प्रकार से ये जो 13 वोट है ये किसे प्राप्त हुए हैं, सी को प्राप्त हुए हैं। अतः सी क्या हो गया, विक्ट्री यानी विजय घोषित किया जाएगा। तो ये थी आपकी एकल संक्रमणीय ट्रांसफरेबल जो वोटिंग सिस्टम था वो था। वीडियो जरूर लंबा हुआ है, लेकिन हमने पूरा समझाने का प्रयास किया आपको। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।